जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना मौत। हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ। आप सभी का वेलकम करता हूं सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिविल डिफेंस एकेडमी का जो डिफेंस क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, और आप सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। और यहाँ पर जो वीडियोस हैं वो सारे सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइडेड की जा रही है। उनका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट जानकारी के लिए आप सिविल डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो न्यू अपडेटेड वीडियो है हम लोग प्रोवाइड करें वो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियोस को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आए। और मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन। ग्रेविटी का मतलब होता है अर्थ, और अट्रैक्शन का मतलब होता है टू पुल। मतलब अर्थ का पुल करना, अपनी ओर खींचना, किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ का अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन कहलाता है। एक्चुअली अर्थ ही नहीं, यूनिवर्स के कोई भी दो मासेस हों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट हमेशा करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उस फोर्स को दिया था न्यूटन्स ने। उसी लिए बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। देखिए क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये होता है, सपोज दो मासेस हैं M1 और M2, ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा M1 M2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। दोनों को कंबाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? GF डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कैपिटल G एक कांस्टेंट आता है। इस कैपिटल G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको याद रखेंगे आप, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू ऑलवेज। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है ग्रेविटेशन, लेकिन इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए फोर्स भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है फिक्स पूरे यूनिवर्स में, चाहे आप यहाँ हो या दूसरे प्लेनेट पर, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। ओके, इसके जो फीचर्स हैं इस फोर्स के वो देखते हैं, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के। कुछ फैक्ट्स हैं इस फोर्स के। ये फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये कभी भी रिपल्सन नेचर का नहीं होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये फोर्स जो होता है ग्रेविटेशन मासेस की वजह से, वो हमेशा अट्रैक्शन होता है। दूसरी बात, ये फोर्स जो है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ये फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ये मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है? मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। तो ये क्या है? ये मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू जी पर मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। और दूसरा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है हमेशा। इसका नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है फॉर इफ द सेम मासेस, अगर आपके मासेस सेम है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर ज्योमेट्री, अगर आपके सेम मासेस हैं, सारे के सारे मासेस की वैल्यू सेम है, और वो किसी रेगुलर ज्योमेट्री के वर्टिसेस पर रखे हैं। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है कि उस ज्योमेट्री की जो सारी साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, या कोई भी साइड का पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, उसके वर्टिसेस पर आपने मासेस को रखा हुआ है। और तो बीच में जो सेंटर पर जो फोर्स होता है, मास होता है, उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि सब इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं और सेम मासेस होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। इस पर भी लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो। और यहाँ पर भी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी? वो कितनी होगी? ज़ीरो ही होगी। नेट फोर्स क्या हुआ? ज़ीरो होगा। ये आपको क्या है? लर्न करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में कई बार मैंने आते हुए देखा है इसको। नेक्स्ट, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलेरेशन होता है उसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं, स्मॉल जी। तो इसमें देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है कैपिटल जी M E अपॉन R स्क्वायर होता है। M E क्या है? मास ऑफ अर्थ। R E क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास होती है। ये होती है आपकी रेडियस ऑफ।
जब मास ये और ये जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 पुट करते हैं तो जी की एक वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जी में जो वैल्यू जी की जो वैल्यू है इसमें वेरिएशन आता है, चेंज आता है। चेंज किन कई कारणों से आता है, वेरिएशन इन जी होता है, वो कई रीजन से होता है। अब देखते हैं कि किन किन रीजन से इसमें वेरिएशन आता है जी में, वो देखते हैं। पहला होता है ड्यू टू साइज एंड शेप। ड्यू टू साइज एंड शेप, हम जानते हैं कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो सारी जगह सेम नहीं है, वो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, एक जियोइड शेप होता है। आप लोग हल्का सा इलेप्टिकल भी मान सकते हैं। जैसे आपको पता है ये इक्वेटर होता है, ये पोल्स होता है, और आपको पता है इक्वेटर का जो रेडियस होता है वो बड़ा होता है, रेडियस पोल्स का रेडियस कम होता है। तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी इक्वल्स टू कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या देख रहे हैं आप, आर और जी में क्या है, इन्वर्स का रिलेशन है। तो जहाँ आर ज़्यादा होगा वहाँ जी क्या होगा, कम होगा। तो आर इक्वेटर पर ज़्यादा है तो जी इक्वेटर पर क्या होगा, कम होगा, और पोल्स पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोल्स पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इन दोनों में पोल्स पर ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर कम होती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है 1.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पोल्स और इक्वेटर पर जो जी का डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। सेकंड, हाइट पर जाने पर क्या वेरिएशन आते हैं ड्यू टू हाइट। सपोज ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जी है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और आप एच हाइट पर ऊपर चले गए जहाँ पर आपको ग्रेविटी एट एच हाइट पर आपको फाइंड करना है। तो जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले से दी जाती है। अब देखिए जैसे जैसे एच बढ़ेगा ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो जी क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब हाइट पर जाने पर जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आप छोटी हाइट पर जा रहे हैं 100 मीटर 200 मीटर, तो आप हाइट का ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, जी इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। तो हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखते हैं डेप्थ में जाने पर क्या वेरिएशन होता है। डेप्थ के साथ साथ वेरिएशन इन जी देखते हैं क्या क्या वेरिएशन होते हैं ड्यू टू डेप्थ। ये आपका अर्थ सरफेस, यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जी, ये रेडियस ऑफ अर्थ। आप डी गहराई अंदर चलेगा, यहाँ पर आपको जी डी फाइंड करना है। जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई। यहाँ पर भी देखिए जी माइनस, जी में से माइनस हो रहा है, मतलब डेप्थ के साथ भी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। मतलब धीरे धीरे नीचे जाने पर, अर्थ के नीचे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन के कारण भी जी में चेंज आता है। सपोज ओमेगा वेलोसिटी से अर्थ रोटेट कर रही है, तो जी ओमेगा इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा से इसका वेरिएशन देखा जाता है। अब मैं लेमडा आपको बताता हूँ। ये इक्वेटर होता है, ये पोल्स होते हैं। अगर कोई पोजीशन है तो इसका पोजीशन एंगल इस लेमडा से दिया जाता है। इस लेमडा को बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। और कहाँ से मेज़र किया जाता है, ये आपका इक्वेटर से इसको मेज़र करते हैं, इक्वेटर से। इक्वेटर पर लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, 0। और इक्वेटर पोल्स पर लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और 90 हो जाएगी तो cos 90 0 हो जाएगा। ये आपका ओमेगा जी के बराबर मैंने मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब पोल्स पर जी मैक्सिमम और इक्वेटर पर मिनिमम होता है, ये आपको याद रखना। तो जी में जो वेरिएशन आता है वो 4 रीजन से आता है। पहला क्या होता है, ड्यू टू साइज एंड शेप, ड्यू टू स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ड्यू टू सेकंड ड्यू टू हाइट, थर्ड ड्यू टू डेप्थ, और फोर्थ ड्यू टू रोटेशन। इनकी वजह से वेरिएशन आता है। इस पर एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, क्या इलस्ट्रेशन है देखते हैं। व्हाट इज द एट व्हाट हाइट, आपको हाइट फाइंड करना है। एट व्हाट हाइट द ग्रेविटी विल बी 1/6 दैट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ किस हाइट पर जो ग्रेविटी है अर्थ का 1/16 रह जाएगी। तो हाइट की बात कर रहा है तो हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे g/16, जी एच इज इक्वल टू g1 प्लस एच बाई आर का। वो कह रहा है ग्रेविटी g/16 हो जाए तो g/16 यूज़ किया, g/1 प्लस एच, जी से जी कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हुआ ये, तो ये हो गया। और ये h की वैल्यू 3r, मतलब 3r हाइट पर अर्थ के रेडियस के 3 टाइम्स पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, 1/16 पार्ट ऑफ that of the gravity of surface। नेक्स्ट है डेप्थ का इलस्ट्रेशन।
एट वॉट डेप्थ द ग्रेविटी विल बिकम जीरो, किस डेप्थ पर जाने पर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। तो जी डी इक्वस टू जीरो, जी डी का फॉर्मूला डेप्थ वाला लगाएंगे, जी डी इक्वस टू जी वन माइनस डी बाई आर ई, इसकी जगह जीरो पुट करेंगे तो वन माइनस डी बाई आर, डी बाई आर इक्वल टू डी इक्वस टू आर, डी इक्वस टू आर मतलब आर आर अगर नीचे जाएंगे तो क्या आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे, तो सेंटर पर जाने पर ग्रेविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब सेंटर पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। मतलब किसी भी चीज़ का जो वेट होता है, आप जानते हैं वेट, आई होप आप वेट जानते होंगे, वेट का जो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वस टू एम इंटू जी के बराबर होता है, लेकिन जी की अगर वैल्यू सेंटर पर जीरो है तो वेट भी क्या हो गया, जीरो। मतलब ऑब्जेक्ट का किसी का भी वेट सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या होता है, जीरो होता है। मतलब सेंटर और अर्थ पर ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस की कंडीशन को फील करती है। कौन सी कंडीशन को फील करती है, वेटलेसनेस की कंडीशन, WEIGHT लेसनेस। वेटलेसनेस मतलब भारहीनता की स्थिति, मतलब जैसे कि उसके अंदर कोई भार ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका ग्रेविटेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वो आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं, एक ऐसी बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स का जो चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, सैटेलाइट। सैटेलाइट दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो आदमी ने नहीं बनाए, उनको नेचुरल बोलते हैं। और जो सैटेलाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो मैनमेड होते हैं। अब देखते हैं एनर्जी क्या होती है सैटेलाइट की। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होती है GMEM/2R, ये याद रखेंगे आप फॉर्मूला। एम क्या है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई मास ऑफ अर्थ, और एम क्या है, एम यहाँ पर है, एम जो है वो है मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मास है, ये आप याद रखेंगे, मास ऑफ सैटेलाइट, उसको एम बोलते हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -GME/r, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये GME वही सारे पैरामीटर वही हैं, ठीक है, GME/r। नेक्स्ट है इसका टोटल एनर्जी। अब देख रहे हैं टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी भाई कितना, टोटल एनर्जी आपके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो -GME/r। लेकिन आप देख रहे हैं जो टोटल एनर्जी में है वो नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात है। द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इंडिकेट करती है इस बात को कि सैटेलाइट बाउंडेड टू द सिस्टम, कि सैटेलाइट आपके सिस्टम से बाउंडेड है। मतलब सैटेलाइट क्या है, बंधा हुआ है, इस बात को वो शो करती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव, अगर किसी भी चीज़ की एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो क्या है, आपके सिस्टम से बंधा हुआ है, बाउंडेड स्टेट में है, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड सिस्टम। डन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, किसी भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है BO, मतलब जिस वेलोसिटी से वो चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला √RG के बराबर होता है, और जी और आर की वैल्यू रखते हैं तो 8 किलोमीटर पर सेकंड आता है। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं उनकी वेलोसिटी लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इस स्पीड से जो सैटेलाइट होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी प्लेनेट के चारों ओर, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है। ये क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द बॉडी गोज आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ। किसी भी बॉडी को अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, कि इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, तो उस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। ऑब्जेक्ट पलायन कर गया, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है B = √GRE 2GR। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 11.2 किलोमीटर की वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो वो क्या होगी, ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ से बाहर निकल जाएगी, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी, ठीक है। इसमें मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या ऑब्जेक्ट जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। तो ध्यान से सुनिएगा ये बात, जो एस्केप वेलोसिटी है वो आप जिस बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस भी बॉडी को आपको फेंकना है उस पर डिपेंड नहीं करती। तो मैंने नोट किया है एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के मास पर तो डिपेंड नहीं करती। जिस भी ऑब्जेक्ट को, चाहे आपको 10 kg की ऑब्जेक्ट है या 100 kg की ऑब्जेक्ट है, दोनों के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन
ऑब्जेक्ट ऑफ मास पर डिपेंड तो नहीं करती, लेकिन ये मास ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड करती है। किस प्लेनेट से आप थ्रो कर रहे हो उस पर डिपेंड ज़रूर करती है। इस पर डिपेंड करेगी आप अर्थ से कर रहे हो, मार्स से कर रहे हो, जुपिटर से कर रहे हो, या सैटर्न से कर रहे हो, वीनस से, कहाँ से आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ना कि आपके ऑब्जेक्ट के मास से। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की होगी वो अलग होगी मून से, वो अलग होगी सैटर्न से, वो अलग होगी वेनस से, वो अलग होगी मरकरी से। मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितने, सबके लिए वो एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सबका मास अलग अलग होता है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड करती है। डन। तो ये पढ़ना होता है हम लोग को किसके अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, लास्ट तक देखिए, तब कि ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आए। और जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट हो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपकी जो स्टडी है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। और फुल लेंथ वीडियो के लिए आप लोग सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो फ्री, वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो डिफेंस एस्पायरेंट है मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका यूटिलाइज कर सके। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।